प्यारे बच्चों, मैं निशा जोशी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। इस अध्याय का आज हम भाग 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम इस अध्याय के निम्न बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा के कामकाज की शैली और कार्यविधि। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का संस्थागत व्यवस्थाएं। तीसरा है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। और नेक्स्ट है संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली और कार्यविधि के बारे में। संविधान सभा की जो कार्य करने का जो तरीका था, उसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों ने पूरे देश हित को ध्यान में रखकर कार्य किया, विचार विमर्श किया और सार्वजनिक हित से काम किया। हालांकि सदस्यों के बीच मतभेद भी थे, लेकिन जो मतभेद थे उनका आधार भी वैध था। अब आप देखेंगे कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके और वो कांग्रेस के और गांधी जी के वे बड़े आलोचक थे और गांधी जी पर तो वो आरोप लगाते थे कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए गांधी जी पर्याप्त काम नहीं करते हैं। उसी तरह सरदार पटेल और नेहरू जी कई मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन फिर भी क्या है, इन सब ने साथ मिलकर अच्छे से सहमत होकर काम किया। और उनके जो काम करने का जो तरीका था, आम तौर पर वो ये देखते थे कि जो भी फैसले वो लें वो आम राय से लें। हालांकि कई प्रावधानों में क्या है, जो निर्णय लिया गया वो मत विभाजन करके भी लिया गया और हर तर्क और शंका का जो समाधान है वो बहुत ही सावधानी से किया गया। और यहाँ पर संविधान सभा के जो सत्र थे वो सभी अखबारों और आम लोगों के लिए भी खुले हुए थे, ताकि आम जनता को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। और इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की जो अवधि थी, उसमें संविधान सभा की बैठक 166 दिनों तक चली। अब बात करते हैं संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में कि हमारे संविधान में किस प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमारे संविधान में संविधान को सबसे प्रभावी बनाने का जो तरीका होता है कि उसमें सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको संतुलित तरीके से व्यवस्थित किया जाए, और जो कि हमारे संविधान में बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के तीनों मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। और इसके साथ ही विधायिका से जो केंद्रीय मंत्री परिषद बनती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति ही सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं और इसका एक पूरा क्रम है, इसके लिए पूरा उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है और इस प्रकार सरकार का कोई भी अंग ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास क्या है, सत्ता का असीमित अधिकार है, और कोई भी सरकार का कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो सकता है। संविधान ने कुछ विशिष्ट मामलों के समाधान के लिए कुछ स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना भी की है। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में चुनाव आयोग, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से की गई है। इसी प्रकार आप देखोगे तो संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, और इसी तरह से राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। तो ये स्वतंत्र अंग हैं जिन पर शासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार
संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सरकारें लोकतांत्रिक रहें और जन कल्याण के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि उन्होंने देखा, अनेक देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया और बहुत सी बातों को वहाँ से सीखा और अपने अनुभवों से काफ़ी कुछ देखने के बाद उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी हमारे संविधान में शामिल किया। तो अब बात करते हैं कि विभिन्न देशों के संविधान से जो प्रावधान हमारे देश के संविधान में, हमने भारतीय संविधान में लिए हैं, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति है वो ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। इसके पश्चात है कि रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। ये मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A में वर्णित है और इन मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं कि जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। ये आपातकालीन वो उपबंध हैं जो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ होती हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 352 से और 360 तक है और ये राष्ट्रपति को प्राप्त उनकी आपातकालीन शक्तियाँ भी इन्हें कहते हैं हम। इस प्रकार जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 21 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस बात का उल्लेख आर्टिकल 21 में मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे पहली जो चीज़ है वह है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। आपने देखा होगा कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं या आपके गांव में जब भी चुनाव होते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रधान का जब चुनाव हुआ माना, तो उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो तब वही व्यक्ति चुनाव में विजयी माना जाता है। तो इस प्रक्रिया को हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप, और भारत में जो सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब होता क्या है, इस प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें राज्य का प्रमुख अलग होता है और सरकार का प्रमुख अलग होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रपति माने जाते हैं, जबकि जो सरकार के प्रमुख हैं वो हम मानते हैं प्रधानमंत्री को। और जबकि आप देखोगे जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति ही शासक की भूमिका में होता है। अब बात करते हैं कि कानून के शासन का विचार। कानून का शासन जो है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। जो अध्यक्ष का पद आप देखोगे कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह राज्यों में है जो वहाँ पर भी हम अध्यक्ष का पद देखते हैं। विधायिका में विधायक दल का जो नेता होता है वो भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद है कानून निर्माण की विधि, और कानून निर्माण की जो विधि है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है। मौलिक अधिकार जो आप आगे इनके बारे में पढ़ोगे कि आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं।
तो ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है वह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और न्यायिक पुनरावलोकन की ये शक्ति है ये भी हमने अमेरिका से ली गई है। इसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, और ये नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ये आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है हमारे संविधान में। और ये जो तत्व होते हैं इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है, और ये राज्य के लिए एक सामान्य निर्देश के रूप में होते हैं। राज्य चाहे तो इनका पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन राज्य को नीति बनाते समय इनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद बात करते हैं कि फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। अब फ्रांस में 1789 से और 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और उस क्रांति का ये सबसे मुख्य विचार था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। वह नारा वहाँ पर काफ़ी प्रचलित था, और वही चीज़ हमने अपने संविधान में फ्रांस के संविधान से ली है। अब है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था को लिया है, और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है। तो हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था अपनाई गई है वो अर्ध संघात्मक सरकार है। पूरी पूर्णता ना ये तो संघात्मक है और ना ये एकात्मक सरकार का लक्षण है, क्योंकि आप देखोगे यदि एकात्मक होती तो पूर्णता यह केंद्र पर ही निर्भर करती, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, शक्तियों का जो बंटवारा है वो विषयों का बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है, जो संघात्मक सरकार का हम लक्षण देखते हैं। और उसी तरह से यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पर एकात्मक और संघात्मक दोनों के ही लक्षण अपनाए गए, क्योंकि जब आपातकाल होता है तो आपातकाल में हमारी सरकार एकात्मक हो जाती है, यानी केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और इसी तरह अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है, अवशिष्ट शक्तियों से यहाँ पे आशय है कि जिन शक्तियों का उल्लेख अभी तीनों सूचियों में नहीं होता है। संविधान की जो सूचियाँ हैं उनमें केंद्र सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और समवर्ती सूची हो गई। जो विषय इन तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं होता है उस पर इसका वर्णन आर्टिकल 248 में किया गया है। तो ऐसे विषय पर कानून केवल संसद ही बना सकती है। ये जो सब्जेक्ट है वो भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से। अब बात करते हैं कि संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहला तथ्य है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अनेक बार ये आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। संविधान सभा में कुल 8 समितियों का गठन किया गया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसका प्रारंभ हुआ सन 2015 से, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए इसी दिन से संविधान दिवस मनाने की परंपरा चली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में इस अध्याय का जो संपूर्ण निष्कर्ष है वह क्या रहा।
तो भारतीय जो संविधान है वो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उनके द्वारा भारत को एक ऐसा संविधान दिया गया जिसमें जनता की आकांक्षाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह विश्व का सबसे उत्तम संविधान जो है वो भारतीय संविधान माना जाता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया गया जिसमें संविधान द्वारा निर्मित जो संस्थाएं हैं जनता की आकांक्षाओं को लंबे समय तक संजो कर रख सकें और हम कि ऐसा ना कह सकें कि हमारा संविधान केवल क्या है नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया है, बल्कि यह एक क्या है ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता भी है जो क्या है हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को दिए गए जो आश्वासन हैं उनको भी ये क्या है पूरा करेगी। तो इस प्रकार हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान वह एक संतुलित संविधान का बहुत उत्तम उदाहरण है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। प्रश्न आता है कि भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है, कैसे? विस्तार पूर्वक बताइए। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाने के पीछे कारण बताइए। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों आवश्यक है, कारण लिखिए। उसके पश्चात है क्या संविधान सभा समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करती है, विस्तार पूर्वक बताइए। और इसके बाद आप परियोजना कार्य में करेंगे कि सन 1946 से 1950 तक के समाचार पत्र पत्रिकाओं को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसमें संविधान सभा से जो भी लेख जुड़े हुए होंगे उनका आप संकलन करेंगे। तो इस प्रकार आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।